हेलो एलएलए मेंबर्स, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग इज फाइन। एक और संडे, एक और वेबिनार, एक और स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक, बट ऐसा टॉपिक जो जब हमारे काम में आता है तो उसके बारे में हम मोस्टली क्लूलेस रहते हैं। जब बात होती है पीएफ की, ईएसआई की, बोनस की, ग्रेचुइटी की, तो थोड़ा नॉलेज हमने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जब बात आती है डिस्प्यूट्स की और डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन की, तो उसके बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है। कैसे इंटरनल जो हियरिंग होती है वो कंपनी कंडक्ट करती है, किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है तो किस तरह से लिया जाता है, क्या लीगल तरीका है, क्या हम बिना किसी चांस दिए उस एम्प्लॉय को फायर कर सकते हैं, उस पर कुछ इल्जाम लगा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीजें हम लोग आज इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई वुड लाइक, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो काफी समय से एलएलए के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आप क्विक पेरोल वाला इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो करते हैं तो उस पर आपको जितना भी अमेजिंग कंटेंट दिख रहा है वो ये और उनकी टीम मिलकर बना रही है। और फर्दर आपको और कई सारे जगह इंक्लूडिंग न्यूज़लेटर्स और ब्लॉग में भी उनकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन मिलने वाली है। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू मीट एडवोकेट श्वेता। हाय श्वेता। Hi, sir. So Thank it's you. a Thank you. pleasure to host you here. And before we like go into your introduction, मैं बस सभी members को बताना चाहता हूँ कि now Shweta will be like, we are hoping and that Shweta will be part of many such webinars from LLA side, क्योंकि all of you know I am an engineer जो पढ़ रहा है, अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन I am an engineer, तो मुझे उतनी चीजें शायद बारीकी से नहीं आती है, but Shweta can cover all those things. So Shweta would like to know more about you. All the audience would like to know more about you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for the warm introduction. Hi, everybody. My name is Shweta. मैं एक एडवोकेट, मैं एक लेबर कंसल्टेंट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवोकेट हूँ। मैं 2017 ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मेरे को एक्सपीरियंस है वर्किंग एज एन इन हाउस काउंसिल इन अ कंपनी एंड उसके बाद एट 2 डिफरेंट लॉ फर्म्स। मैं ट्राईलीगल बैंगलोर में प्रैक्टिस करती थी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टीम में एंड फिर मैं इंडस लॉ दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी इन द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टीम एंड करंटली आई एम एन इंडिपेंडेंट लेबर कंसल्टेंट एंड आई वर्क विथ लेबर लॉ एडवाइजर। एंड जैसा कि सर ने मेंशन किया, अगर आप लोग क्विक पेरोल का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते होंगे, विच आई होप ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू डू, या अगर अभी तक नहीं करते तो अब करेंगे, तो उसमें जो ऑफ लेट Good कंटेंट plugin. प्रोड्यूस हो रहा है उसमें Thank you मेरा so much. I have been handling that. So welcome for the webinar today. आज के हमारे webinar का topic है adjudication process of inquiry and disciplinary inquiries under the Industrial Disputes Act. तो Right. आज के हमारे स्पीकर को मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे यहाँ आज स्पीकर हैं एडवोकेट पूनम दास। पूनम दास मैम पिछले 18 साल से उनको एक्सपीरियंस है एज इन द फील्ड ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली। तो लिटिल बिट अबाउट हर, 2003 की LLB ग्रेजुएट है वो फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। Apart from that, she holds an MA in political science and a BA history in also political science from Delhi University. एंड पिछले 18 साल से उनको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में भी, लिटिगेशन में भी, एंड basically anything and everything under the sun with respect to labor and employment, you name it, मैम को उसमें एक्सपीरियंस है। सो शी वर्कड एट भसीन एंड कंपनी, जो कि दिल्ली की एक काफ़ी जानी मानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नीश फील्ड में प्रैक्टिस करने वाली लॉ फर्म है। उसके अलावा मैम वॉज वर्किंग एट कोचर विच इज़ ऑल्सो अनदर लॉ फर्म, एंड देर आफ्टर अगेन एट भसीन एंड देन एट इंडस लॉ दिल्ली, जहाँ पे I had the opportunity to work under ma'am in the same team. So that is the speaker Wonderful. today and So let the me topic. add, Poonam ma'am. Yes, ma'am, Sure, sure. your camera. Yeah. Thank you so Yeah, much. Welcome. thank you. Hello everybody. Thanks for joining on a Sunday afternoon. वो भी सर्दी के टाइम पे प्राइम और नेटफ्लिक्स छोड़ के वेबिनार। कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है. It's a opportunity cost. So I guess चल जाएगा Well काम. said, Rishabh. Well said. So, Thanks, Shweta. ma'am, Thanks for a before brilliant we, sorry, I'm sorry. introduction. No.
Thanks for the brilliant Before we introduction. begin towards any presentation और कुछ भी बाकी चीजें, श्वेता ने 3-4 टेक्निकल वर्ड बोले। आज हमारा वेबिनार किस टॉपिक के ऊपर है, आई वुड जस्ट लाइक यू टू, बिफोर वी बिगिन एंड डू एवरीथिंग एल्स, उसको सिंप्लीफाई करिए कि टॉपिक है क्या। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो टॉपिक कहा जाता है अंडर इंडियन लेबर लॉज, मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन बी क्रिमिनल, सिविल, आर्बिट्रेशन, बट अभी हम आज के सेशन में सिर्फ हम इंडियन लेबर लॉज में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या समझते हैं वो डिस्कस करेंगे। वो भी उसमें से भी बहुत छोटा सा टॉपिक लेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट किसी दो आदमी के बीच में, दो कंपनीज के बीच में, कंपनी आदमी के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, वो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ। और इंडियन लेबर लॉज में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हर चीज में है, पीएफ में है, प्रोविडेंट फंड में क्या क्या पे होना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी पे पीएफ कटना चाहिए, ईएसआई जब कंट्रीब्यूशन देते हो तो उसके वेजेस कंपोनेंट्स क्या हैं, ग्रेच्युटी 5 साल में देना है या 4 साल 8 महीने में देना है, ईएसआई वर्कमैन कॉम्पनसेशन घर से जाते हुए घर से आते हुए एक्सीडेंट हुआ है या वो लंच टाइम पे बाहर लंच करने गया तब एक्सीडेंट हुआ है तो कॉम्पनसेशन देना चाहिए, या मैं वर्कमैन हूँ या नहीं इस कंपनी का, या कॉन्ट्रैक्टर बीच में है तो वो शैम है कि नहीं, वो ये सब डिस्प्यूट्स है और उनको रिजॉल्व करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और आज के टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है। वी आर नॉट गोइंग टू टच और go beyond this and we will not discuss industrial dispute किसे कहते हैं, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, एम्प्लॉयर किसे कहते हैं, वर्कमैन किसे कहते हैं, नहीं तो फिर तो जाएंगे हम जाते ही रहेंगे, फिर तो ये दिन ये हफ्ता कम पड़ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट डिस्कस करने में। तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, हम आज ज्यादा बात करने वाले हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, जिससे हाँ, जनरली मतलब कंपनीज और एम्प्लॉयर्स और एचआरस को डील करना पड़ता है। हाँ, कि आप अगर एक नोटिस आपको मिलता है इंडस्ट्रियल कोर्ट से या लेबर कोर्ट से तो क्या होना चाहिए एंड व्हाट इज द प्रोसेस, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे नोटिस मिला तो मुझे रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है या मुझे जाके अपीयरेंस देना है, मैं खुद जा सकता हूँ या मुझे लॉयर हायर करना है। तो ये चीजें वी विल डिस्कस इट एंड वी कैन डिस्कस इट विदाउट द पीपीटी, वी कैन जस्ट डिस्कस इट एज जनरल कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर, हाउसएवर। ठीक है, परफेक्ट। और डोमेस्टिक इंक्वायरी दूसरा टॉपिक आज का है, डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो आप इंडिया में हायर एंड फायर का रूल नहीं है फॉर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, जो वर्कमैन कैटेगरी कहते हैं एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के नाम से जाना जाता है। सो इंडिया में हायर एंड फायर नहीं है, यू कैन नॉट डू हायर फायर। आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बिफोर टर्मिनेटिंग एनीवन। या तो आप उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करोगे, या फिर आप अगर कोई मिसकंडक्ट है तो आप एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करोगे, आप उसको चार्जशीट करोगे या डोमेस्टिक इंक्वायरी करोगे, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दोगे उसको। या फिर अगर कोई सीनियर लेवल का बंदा है जो ब्लू कॉलर नहीं है तो मे बी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट कि डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं करनी है, आप उनको उठा के टर्मिनेट कर दो, बट एक शो कॉज नोटिस अगर इट्स अ मिसकंडक्ट। सो वी विल डिस्कस इन दिस एस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी। Perfect. So this is, hopefully I have simplified the topic. Right. So let's do with the presentation because as far as I know, it took a lot of effort in making the same. तो आप एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, I'll add to the screen. Sure. हाँ. Yes, perfect. Thank you. ओके, तो वी कैन सी एंड मैम वी कैन स्टार्ट एंड जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे चैट में लिखते जाइए, अगर उसी समय हम लोग उसको कवर कर पाएंगे तो आई लास्ट,
or otherwise we'll take all the questions towards end of the session as usual. Thank you. Sure. Thank you. Thank you everyone for joining and having the patience to listen. So let's start. So this is the law firm currently where I am a partner, heading the labor and employment team. It's called Grey Matter Legal. Grey Matter Legal is a boutique law firm. It's a full service law firm and we offer services in every aspect of law. And हमारे 3 offices हैं, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, कोच्चि, एंड 7 पार्टनर्स और 11 एडवोकेट्स हम लोग फर्म में काम करते हैं. एंड हमारा फर्म जो है लेबर के लिए स्पेशली जाना जाता है बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइजेस एंड डे टू डे हैंड होल्डिंग. मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, हमें क्लाइंट उठा के सीधा फ़ोन करके पूछा है कि हाँ भाई हमारे 18 एम्प्लॉई हैं तो क्या एप्लीकेबल हो गया हमारे ऊपर, ESI हो गया, EPF हो गया या ग्रेच्युटी हो गया, हमें क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए. सो दिस इज़ वेयर वी कम हैंडी टू आवर क्लाइंट्स एंड हेल्प देम. सो आज का टॉपिक जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी अंडर इंडियन लेबर लॉज. बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है और हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ही आज कवर करेंगे एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी कैसे की जाती है बिफोर टर्मिनेटिंग अ ब्लू कॉलर वर्कमैन स्पेशली, वो कवर करेंगे. सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन? इसको इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर हम इसको कवर करते हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में इंडस्ट्री डिफाइंड है, एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड नहीं है, कंपनी डिफाइंड नहीं है, इंडस्ट्री डिफाइंड है. इसलिए एडजुडिकेशन जो कि हमारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हम जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जो डिसीजन आता है उसको एडजुडिकेशन कहते हैं, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन कहते हैं. सो इन दिस part 1 of the session we will cover the topics what is industrial adjudication and process and techniques of industrial adjudication. कि industrial adjudication में क्या क्या process है, क्या क्या techniques है, वो हम cover करेंगे. So what is industrial adjudication? Industrial adjudication is always of an industrial dispute. So industry में, and industry हर एक कंपनी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है बिकॉज दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी और अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. सो इसलिए हर कंपनी इंडस्ट्री होती है. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब एक इंडस्ट्री में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर के बीच में हो, एम्प्लॉय के बीच में हो या एम्प्लॉय के बीच में हो, उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं. तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसका एडजुडिकेशन के प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन कहते हैं. सो एडजुडिकेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द आईडी एक्ट इज नोन एज इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन. तो अगर हम इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन कहते हैं तो हम CPC नहीं देखेंगे, हम IPC नहीं देखेंगे, हम आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं देखेंगे, हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया गया है. So what is the object of industrial adjudication? क्यों करना चाहिए हमें इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन? क्यों बनाया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट? द ऑब्जेक्ट इज कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो प्रॉपर्ली और कॉर्डियली मेंटेन रहे. इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, इससे काम नहीं रुकेगा और इससे इकोनॉमी देश की खराब नहीं होगी. क्योंकि अगर काम रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, पैसे नहीं आए तो देश का इकोनॉमी डावाडोल हो जाएगा, देश चलेगा नहीं, सब खड्डे में जाएंगे. तो इसलिए दिस इज द ऑब्जेक्ट. द होल ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कमिंग इनटू फोर्स वाज टू हेल्प द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बाय मेंटेनिंग द कॉर्डियल रिलेशनशिप. तो जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वर्कमैन और मैनेजमेंट, कंपनी और उसके सारे लोग उसमें काम करने वाले खुश हैं, एक दूसरे से खुश हैं, उसको काम मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, उसको बेनिफिट्स मिल रहा है प्रॉपर्ली, तब तक इकोनॉमी भी हमारी सही तरीके से चलती रहेगी.
पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन, जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट तो ये है, पर्पस, ऑब्जेक्ट के अलावा पर्पस भी बहुत कुछ है, सिर्फ कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना ही नहीं है, देयर इज समथिंग मोर टू इट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैव बीन गिवन इमेंस एंड वास्ट पावर्स, उनके पास इतना ज्यादा पावर है, आप अगर एक छोटी सी लेके जाओगे प्रॉब्लम, तो वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के साथ साथ कुछ और भी तरीके आपको दे सकते हैं। दे कैन जस्ट expand the what I can say, expand the limit of your dispute and give you solutions which can work in the future also. So सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में एक जजमेंट में कहा था कि ट्राइब्यूनल के फंक्शंस क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोसीजर दिया गया है उसके हिसाब से आपका न्याय देना तो है ही, justice has to be followed and justice has to be delved, वो तो है ही, उसके साथ साथ they also confer rights and privileges on either party। तो अगर एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं ये वर्कमैन जो है टाइम से आता जाता है नहीं, मैंने इसको नहीं रखना है, मैं नहीं रख सकता हूँ बिकॉज ही वो एक मछली पूरे हम मेरे कंपनी को खराब कर रही है। सो द व्हाट विल द इंडस्ट्रियल court or labor court or conciliation officer do here? They will say that कि okay fine, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, but that doesn't mean that you are going to just throw him out of the job. You can place him somewhere else. You can change his timing. You can change his shift. You can give him some other work. So they confer rights and privileges. They make a balance for either of the parties. They do it for everyone. They are just not biased. That is the intent of the Industrial Dispute Act. Practically क्या होता है उस पे हम बाद में आएंगे। उसके बाद they interpret and give effect to the contractual rights and obligation of the parties. तो आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या लिखा है, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपका लिखा है कि नहीं लिखा है। सिर्फ वर्बली भी कई लोग हम काम करने आ जाते हैं, कैजुअल्स, बेसिकली कैजुअल वर्कर्स जो बिना लिखा पढ़ी के काम करते हैं, तो उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगे वो इंटरप्रेट किया जाता है। इतना पावर है लेबर कोर्ट को या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को। उसके बाद दे क्रिएट न्यू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अगर आपने नहीं लिखा, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो दे क्रिएट न्यू राइट कि इंडस्ट्रियल पीस कैसे बनी रहे, इसको मेंटेन करने के लिए लेबर कोर्ट हैज पावर टू क्रिएट न्यू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। दे कैन गो बियॉन्ड एनी लिमिट एंड क्रिएट। Of course, it has to be in accordance with the principles of natural justice or the logic or the main law of the land, the Constitution of India. But the Labour Court or the Industrial Tribunal has the power to create it. Now, what is the process? How it is done? कैसे इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, या क्या तरीके अपनाया जाता है इंडस्ट्रियल एडजुडिकेट करने के लिए, केसेस को सॉल्व करने के लिए। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग और एडजुडिकेशन। कंसिलिएशन इज अ वेरी इनफॉर्मल प्रोसेस। आर्बिट्रेशन under the ID Act is also very informal process. इन्वेस्टिगेशन भी गवर्नमेंट कराती है, कोर्ट नहीं कराती है। गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करती है, उनको पावर है गवर्नमेंट को कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जाए और फिर वो ये इंक्वायर करे, ये इन्वेस्टिगेट करे कि इंडस्ट्रियल कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, अगर है तो उसकी पैरामीटर क्या है, उसकी what is the what I can say, what is the urgency of that dispute or what is the limit of that dispute। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रिपोर्ट दी कि हाँ है डिस्प्यूट, होती है, इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है,
तब फिर वो आगे वाले स्टेप में जाके उसको एडजुडिकेशन के लिए भेजते हैं. दैट इज द इन्वेस्टिगेशन. एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग जनरली हम लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि जब एक यूनियन होगा तभी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, बट ऐसा नहीं है. डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए इवन 5 वर्कमैन अगर पूरे रिप्रेजेंटेटिव बन के आ सकते हैं तो वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में कहा जा सकता है. और वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द वर्कमैन एंड द मैनेजमेंट, तो वो 5 वर्कमैन उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. एंड एडजुडिकेशन, जो कोर्ट में जाके सॉल्व होता है डिस्प्यूट, उसको एडजुडिकेशन कहते हैं. तो जनरली 3 प्रोसेस फॉलो होते हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो. कंसिलिएशन, समवॉट आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन. कलेक्टिव बार्गेनिंग और इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल भी नहीं यूज होता है प्रैक्टिकलिटी में, आज तक कभी नहीं हुआ है. एटलीस्ट मेरे 18 साल के प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा किसी गवर्नमेंट ने किसी डिस्प्यूट के लिए इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की हो, और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कहीं कहीं जाके, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, जेट एयरवेज का हुआ, किंगफिशर का हुआ, एयर इंडिया का हुआ, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन आज तक कभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, अपॉइंट नहीं हुआ है. दे हैव नेवर मेड एनी इंक्वायरी अबाउट एनी डिस्प्यूट, वेदर व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट एंड व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द डिस्प्यूट. सो 2 ही चीज़ें इसमें होती हैं ज़्यादातर यूज़. कंसिलिएशन के बाद एडजुडिकेशन, जो कोर्ट में केसेस जाते हैं. इससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन प्रैक्टिकल लेवल पे यूज़ नहीं होता. लीगल लेवल पे या स्टैट्यूटरी लेवल पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं. सिमिलरली एक और प्रोविजन है GRC, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाने की और वर्क्स कमेटी बनाने की. आइडिया कहता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर 50 वर्कमैन हुए, वर्कमैन मतलब ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, नॉट एम्प्लॉइज, वर्कमैन हुए, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी चाहिए. और वो 100 वर्कमैन हुए तो वर्क्स कमेटी. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि अगर मुझे कोई ग्रीवेंस है, मुझे कोई तकलीफ है, तो एक कमेटी होनी चाहिए जिसके पास मैं जाके अपने ग्रीवेंस का वो करा सकूँ, रिड्रेसल करा सकूँ, उसका वो दिला सकूँ. ये जनरली ये कंप्लायंस मुझे कंपनीज में बहुत कम मिलती हैं. तो इसका फिर लेबर इंस्पेक्टर से आता है, नोटिस आता है, फिर एक हड़बड़ी में बनाया जाता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जिसमें वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. सो ये एक और तरीका है एट द लेवल ऑफ द कंपनी इटसेल्फ कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करूं. ये डिस्प्यूट कोर्ट तक जाए ही नहीं, उससे पहले रिजोल्यूशन उसका हो सके, सॉल्व हो सके, सोल्यूशन हो सके. ये आईडी एक्ट में अभी हाँ प्रोविजन है कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएं, या फिर आप अपना एक ग्रीवेंस सिस्टम अगर है, ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम है, डिपार्टमेंट है, अगर वो है तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी बनाने की. बट एक ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए विद इन दी कंपनी. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आपके जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं वो विद इन दी कंपनी सॉल्व हो जाए और कोर्ट के लेवल तक ना पहुंचे. कंसिलिएशन. कंसिलिएशन क्या है? एक कंसिलिएशन ऑफिसर होता है जो बैठता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें सेंट्रल में भी, स्टेट में भी. 2 तरीके के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसिलिएशन ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के कंसिलिएशन ऑफिसर. तो जो कंपनी का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो कंसिलिएशन ऑफिसर स्टेट वाले के पास जाता है. स्टेट गवर्नमेंट कैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है? जब आपको देखा जाता है कि आपकी कंपनी में पावर किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर है या नहीं है. अगर नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट, आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप आते हैं तो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. जैसे इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, इनका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD में सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेन अथॉरिटी, इट्स हैविंग मोस्ट ऑफ द पावर.
तो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कंसिलिएशन जो होता है आईडी एक्ट में, कंसिलिएशन ऑफिसर, उसका काम है कि अगर उसके पास कोई डिस्प्यूट आया, इफ आई गो देयर विद अ डिस्प्यूट, वो कोशिश करता है दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराने की। उसके पास कोई पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग का, कोई डिसीजन देने का। उसके पास पावर है रिकॉर्ड्स चेक करने का, थोड़ा डराने का, थोड़ा धमकाने का, बट डिसीजन देने का कोई पावर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक वर्कमैन को टर्मिनेट किया गया, वो उसने आपको डिमांड लेटर भेजा, लीगल नोटिस भेजा कि आपने मेरी टर्मिनेशन इलीगल की है। आपने कहा जी नहीं, हमने तो लीगल टर्मिनेट किया। तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास वो पहुंचा विद अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सेइंग दैट कि मेरी टर्मिनेशन इलीगल है, इन्होंने मुझे चार्जशीट नहीं दिया, इन्होंने मुझे इंक्वायरी नहीं करी, इन्होंने मुझे निकाल दिया। कंसिलिएशन ऑफिसर आपको एक भेजता है नोटिस कि आइए जी, कम एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आईडी एक्ट में very cleverly the government has not given the authority to the management to be represented by an advocate in the conciliation officer, before the conciliation officer. So management representative को खुद जाना पड़ता है conciliation officer के पास। अगर टेक्निकली कोई साउंड बंदा दूसरी तरफ से हुआ या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर इतना ज़्यादा टेक्निकल हो गया, तो किसी भी एडवोकेट को अपीयरेंस की वहाँ परमिशन नहीं मिलती है। वो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को ही चाहता है कि वो आए और कंसिलिएट करे, मीडिएट करे कि ये जो लिया गया है स्टेप, राइट और रॉन्ग वो उसमें जाता ही नहीं है। क्या ये वापस हो सकता है, क्या आप वापस इसको ले सकते हो कि नहीं नौकरी पे, इतना ही काम है कंसिलिएशन ऑफिसर का, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। ना वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है कि हाँ आप इसको लीजिए, ना ये कह सकता है कि आपका टर्मिनेशन इलीगल है, ना वो इसको ये कह सकता है कि आपका टर्मिनेशन लीगल है। उसका काम एक मीडिएशन का है, बीच के बिच्छू जैसा, आओ बैठो थोड़ा बात करो, थोड़ा वो धमकाएगा, उसके बाद बोलेगा कि नहीं भाई कंसिलिएशन फेल्ड करके एक रिपोर्ट दे देगा गवर्नमेंट को कि इनके बीच में मीडिएशन नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो रिपोर्ट एज फेलियर रिपोर्ट एक फाइल कर देगा, विच इज एज पर दी आईडिया 14 दिन में होना चाहिए, बट 14 दिन में नहीं होता है, अच्छा खासा खिंच जाता है। पार्टीज टाइम ले लेती हैं रिजॉइंडर फाइल करने का, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, कभी कंसिलिएशन ऑफिसर खुद छुट्टी पे होता है, तो ये अपना टाइम बढ़ जाता है। तो दैट इज दी पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर कि वो कंसिलिएट करने की कोशिश करता है, मीडिएट करने की कोशिश करता है, सेटल कराने की कोशिश करता है। अगर नहीं होता है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ एक भेज देता है, फेलियर कंसिलिएशन ऑफ फेलियर रिपोर्ट भेज देता है गवर्नमेंट को। बट कंसिलिएशन बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। arbitration is not very useful, it has not been into effect by anyone because वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन अगर होता है कि मैंने अपने मर्जी से, हम दोनों ने, मेरे और मेरी कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, हम दोनों ने वॉलेंटरी डिसाइड कर लिया चलो चले जाते हैं, ऋषभ हमारा आर्बिट्रेटर है, इसके पास जाके हम अपना सोल्यूशन करा लेते हैं। ऋषभ बैठ जाते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, हाँ भाई तुम बता दो, तुम बता दो, अच्छा ठीक है चलो तुम ये बीच का रास्ता कर लो, तुम उसके 4 पैसे वापस कर दो, तू नौकरी मत मांग, तू यहाँ से जा, ये। बट 2 पार्टी तो खुश हो गए, लेकिन ऋषभ ने जो जजमेंट दी दैट इज नॉट बाइंडिंग, मैं नहीं मान रही, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी, क्या फायदा हुआ आर्बिट्रेशन का? सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर एन आर्बिट्रेशन और अ वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन जब उस आर्बिट्रेटर का जजमेंट बाइंडिंग ही नहीं है किसी पार्टीज पे। सो दिस सेक्शन हैज ऑलटुगेदर बीन अ फेलियर, देयर इज नथिंग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। जब गवर्नमेंट पार्टीज को कहती है आर्बिट्रेटर के पास जाओ, वो एक आर्बिट्रेटर डिसाइड कर देता है आप जाओ, बट गवर्नमेंट ये करती नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि सब कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाते हैं और वहां से डिस्प्यूट चला जाता है कोर्ट में। तो आर्बिट्रेशन का जो सेक्शन है या जो प्रोविजन है, इट्स नल एंड वॉइड, इट इज रिडंडेंट। वो क्यों है आज तक
क्यों इसको हटाया नहीं गया समझ नहीं आ रहा है. इतनी अमेंडमेंट हुई बट वो नहीं हट रहा है. बट आई हैवंट सीन एनीबडी डूइंग आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन भी फेलियर इसलिए होता है क्योंकि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द आईडी एक्ट. जब आईडी एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है तो इट इज एनफोर्सिएबल ही नहीं है. इसलिए आर्बिट्रेशन इज अ नल एंड वॉइड प्रोविजन. अब आते हैं एडजुडिकेशन पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का. तो एडजुडिकेशन क्या होता है? हम कैसे एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, विच इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आप कैसे रिजॉल्व करते हो? कंसिलिएशन होता है, कंसिलिएशन से यहाँ आता है, और ये डिस्प्यूट गवर्नमेंट के पास आता है. फिर वो गवर्नमेंट के पास जो डिस्प्यूट होता है वो रेफर होता है किसी कोर्ट में. जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है या फिर मैटर के हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है. मैटर दो तरीके के होते हैं जो आगे चल के हम देखेंगे. दो शेड्यूल्स हैं आईडी एक्ट में, उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है कि लेबर कोर्ट जाएगा या इंडस्ट्रियल कोर्ट जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जाएगा. तो व्हाट इज एडजुडिकेशन? It is the ultimate legal remedy for resolving an unresolved industrial dispute. With or without consent of the parties, matter refer हो जाता है. कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. कैसे करती है? With terms of reference. हम सिविल कोर्ट में अगर केस डालते हैं तो वहाँ इश्यूज फ्रेम कराए जाते हैं. हमने तो सिर्फ एक क्लेम लेके फाइल कर दिया, फिर फाइल होने के बाद, रिटन स्टेटमेंट के बाद हमारा इश्यूज फ्रेम होता है. बट यहाँ इशू, जो मेन इशू है, वो फ्रेम होके गवर्नमेंट से आता है कि आपने किसी को टर्मिनेट किया है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा whether the termination of services of so and so is legal and justified. If not, what is the remedy or what is the benefit. एक और तरीका है इसको, दोनों में डिफरेंस मैं बताती हूँ. whether the services of the employee is, whether termination of the services of the workman is illegal and unjustified. पहला वाला मैंने बोला legal and justified, illegal and unjustified. ये जो terms of reference है, पहले रेफरेंस ज्यादा बनते थे illegal and unjustified. क्यों? क्योंकि वर्कमैन हमेशा अपना चैलेंज करता है टर्मिनेशन, तो ओनस उसके ऊपर होनी चाहिए कि वो प्रूव करे. इट इज द ओनस absolutely lies on the workman to prove that his termination is illegal and unjustified. इसलिए terms of reference होता था illegal and unjustified. But आजकल with the change of situation and the conciliation officers being more against the management, or you can say pro worker, terms of reference आते हैं legal and justified. It somehow shifts the onus. They try to shift the onus on the management, that they have to prove that the termination is legal and justified, which should not be the case. क्योंकि अगर मैं अपना टर्मिनेशन चैलेंज कर रही हूँ तो मुझे प्रूव करना है ना. अगर मैं कह रही हूँ कि वो खूनी है तो मैं बताऊंगी ना कैसे खूनी है. वो तो जैसे क्रिमिनल केस होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, स्टेट के ऊपर सारा होता है. प्रोसिक्यूटर को सारा प्रूव करना पड़ता है कि वो खूनी कैसे है. डिफेंस का, उसको डिफेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसको बचाते हैं. डिफेंस का काम है वो कि वो उसको बचाते हैं. ये अगर प्रूव करता है प्रोसिक्यूटर कि ये खूनी है, डिफेंस तब उसको बचाएगा. डिफेंस पहले से थोड़ी जम करके बचाने लगेगा जब तक वो चार्जेस ही प्रूव नहीं होंगे. सिमिलरली द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर. वर्कमैन चैलेंज लेके जाता है कि मुझे गलत तरीके से टर्मिनेट किया, या मेरा ट्रांसफर गलत है, या मेरे को ग्रेच्युटी नहीं दी, या मुझे प्रमोट नहीं किया. तो जब ये चीजें वर्कमैन एलेज करता है, उंगली वो उठाता है, तो प्रूव भी तो वो करेगा ना कि वो जो कह रहा है वो सही है, कि हाँ इलीगल है या अनजस्टिफाइड है. सो दिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेक्शन 10 में आता है. टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं. वेदर ही इज अ वर्कमैन, वेदर द इंक्वायरी हैज बीन कंडक्टेड फेयर एंड प्रॉपर,
इफ नॉट व्हाट इज द रेमेडी। बट ये जो वर्कमैन और इंक्वायरी, इनका टर्म्स रेफरेंस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप टर्मिनेशन कह रहे हो उसमें एंसिलरी है, ये इसके साथ साथ चलती है। अगर कोई डिस्प्यूट आया है टर्मिनेशन का, प्रमोशन का या ट्रांसफर का, तो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आता है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट किसको लगता है? वर्कमैन को लगता है। तो वर्कमैन का इशू जो है वो एंसिलरी है, वो डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कोर्ट को, उसके लिए एक सेपरेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है। बट कई जजेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वर्कमैन का इशू नहीं है, इंक्वायरी का इशू नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे साथ खुद हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में मेरा एक केस था। किसका था मैं भूल गई हूँ, पार्टीज का नाम भूल गई हूँ, बट मेरा एक केस था वहां पे। when I went there, the terms of reference was as simple as this: whether the termination of the workman is legal and justified. तो नोटिस आया, क्लेम फाइल हुआ, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, तब मैंने उसको उस टाइम पे जज को बोला कि जज साहब इसमें आप इश्यूज फ्रेम करिए। कहता इशू तो फ्रेम होके आया है। मैंने कहा वो तो इशू फ्रेम होके आया है, बट आपको एंसिलरी इश्यूज भी फ्रेम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने इंक्वायरी की है और उसको आपको एज अ प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम करना पड़ेगा। पहले आप इंक्वायरी डिसाइड करोगे, उसके बाद आप मेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस करोगे। कह रहे नहीं, मैं नहीं कर रहा। अरे सर आप कैसे नहीं करेंगे? सेक्शन 10 में लिखा है, आईडी एक्ट में लिखा है कि एंसिलरी इश्यूज शुड बी फ्रेम्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कह रहा मैं नहीं कर रहा, मैं यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड करूंगा। अगर आपको अपना इंक्वायरी इशू फ्रेम कराना है तो आप जाइए हाई कोर्ट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस चैलेंज कीजिए, नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेके आए। सो ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है कि ये रेफरेंस, ये इशू फ्रेम ही नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे मैंने इंक्वायरी प्रॉपर की है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरी टर्मिनेशन खराब है या नहीं? या टर्मिनेशन खराब है या नहीं के लिए तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना कि इंक्वायरी सही है कि नहीं। पर नहीं, कई जजेस दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, दे बिकम एडमेंट। तो मुझे जाना पड़ा हाई कोर्ट, उसने ऑर्डर पास किया, कहा कि नहीं, आई विल नॉट डिसाइड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि सेक्शन 10 में लिखा है, मैं नहीं करूंगा। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट में रिट चला, यहाँ लेबर कोर्ट का मैटर स्टे रहा। हाई कोर्ट में रिट चला, हाई कोर्ट ने कहा कि प्लीज फ्रेम एन इशू। वापस आए, बोला हाँ जी सर आप करिए फ्रेम इशू। और उसने मेरे साथ ही नहीं किया था, सिर्फ उस दौर में जितने एडवोकेट अपीयर हुए ये कहकर कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें इंक्वायरी इशू बनेगा, प्रिलिमिनरी इशू, वो सबको मना करता गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सो दिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कंसिलिएशन में रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्शन लेना या ये लिखना कि बेसिस क्या है टर्मिनेशन का या किस डिस्प्यूट का, बहुत जरूरी है, वरना टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रॉपरली बन के नहीं आते हैं। एडजुडिकेशन के 3 तरीके हैं या 3 मशीनरी है आईडी एक्ट के अंदर: लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल। और आईडी एक्ट और जो इंडस्ट्रियल ये सब में केसेस चलते हैं लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में, वहाँ सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई एप्लीकेबल नहीं है, वो आईडी एक्ट के हिसाब से ही चलते हैं, या फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाना पड़ता है। सो लेबर कोड क्या होता है? लेबर कोड सेक्शन 7 में आईडी एक्ट में एक सेक्शन है, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट का मतलब सेंट्रल या स्टेट, तो सेंट्रल या स्टेट वो अपना लेबर कोड्स बनाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो चलेगा। जैसे दिल्ली में है, पहले कटकड़ुमा में होते थे, फिर द्वारका शिफ्ट होकर गए लेबर कोड, फिर अब राउज एवेन्यू में है। उसमें पहले 13 तक थे, अब बहुत सारे कोर्ट डिसॉल्व हो गए हैं। 3 इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल पहले थे, अब सिर्फ 2 है। तो इस तरह से ज़रूरत के आने पर गवर्नमेंट अपना लेबर कोर्ट बढ़ा देती हैं, बना देती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती हैं, फास्ट ट्रैक लेबर कोर्ट्स बनाती हैं, जो डे टू डे हियरिंग पे बहुत 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 पुराने मैटर्स सुनते हैं, वो करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तो उनको डिसॉल्व भी कर देती है। सो दिस पावर हैज़ बीन गिवन बाय द आईडी एक्ट to the appropriate government
to constitute labor court for adjudication of the industrial disputes. तो कौन से केसेस लेबर कोर्ट सुनती हैं? मतलब आई कांट गो विद एवरी केस टू लेबर कोर्ट कि मेरा रैशनलाइजेशन हो रहा है मेरी फैक्ट्री में, निकाल रहे हैं लोगों को, मेरी कंडीशन ऑफ सर्विस चेंज हो रही है, सब चीज के लिए मैं लेबर कोर्ट नहीं जाऊंगी. लेबर कोर्ट इज नॉट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर ईच एंड एवरी डिस्प्यूट. 2 शेड्यूल दिए गए हैं आईडी एक्ट में, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3. उसके हिसाब से लेबर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और डिसाइड होते हैं. तो शेड्यूल 2 में जो मैटर्स होते हैं वो आईडी एक्ट में वो जाते हैं लेबर कोर्ट में. जैसे आपने किसी को टर्मिनेट किया, किसी का प्रमोशन रुका, किसी का ट्रांसफर रुका, या फैक्ट्रीज होते हैं उन पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट अप्लाई होते हैं, उसमें कोई प्रोविजन, उसकी कोई वायलेशन वो हुआ, या आप सालों से किसी को दिवाली गिफ्ट दे रहे हो, दिवाली बोनस दे रहे हो, आपके रूल्स में नहीं है, किसी एक्ट में नहीं है कि मुझे देना है, बट सालों से दिवाली बोनस दे रहे हो और अचानक बंद कर दो, वो बंद करना इज जस्टिफाइड, लीगल, उसको चैलेंज हम लेबर कोर्ट में करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ कस्टमरी कंसेशन और अ प्रिविलेज विच इज गिवन. और लेबर कोर्ट में डिसाइड होते हैं अप्रूवल एप्लीकेशन. एंड नाउ व्हाट इज अप्रूवल एप्लीकेशन? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसी चीज का भी कोई पेंडिंग है, या वेज डिमांड का हो, या उसका जनरल डिमांड के ही मैटर्स होते हैं, वेज नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, लीव नहीं दिया, ऐसे जनरल डिमांड वाले मैटर्स अगर आपके पेंडिंग है किसी लेबर कोर्ट में, और आपने किसी वर्कमैन को उस टाइम पे टर्मिनेट किया, तो आप उसे टर्मिनेट जब करोगे आप अप्रूवल लोगे लेबर कोर्ट से, अपने एक्शन का अप्रूवल लेना पड़ता है. अगर तो वो वर्कमैन उस डिस्प्यूट में पार्टी होना चाहिए. अगर पार्टी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो डिस्प्यूट जो पेंडिंग है एंड उस डिस्प्यूट में वर्कमैन पार्टी है, जो कि जनरली होता है बिकॉज यूनियन सबकी होती है, यूनियन की तरफ से फाइल होता है, तो अगर वो पार्टी है और आपने उसको टर्मिनेट किया तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है. दैट डिस्प्यूट फॉर विच यू आर टर्मिनेटिंग द वर्कमैन शुड नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्यूट विच इज ऑलरेडी पेंडिंग. तो अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, वेजेस की डिस्प्यूट पेंडिंग है, उससे रिलेटेड किसी मिसकंडक्ट के लिए आप उसको निकालोगे तो अप्रूवल एप्लीकेशन तब काम नहीं आएगी, तब आपको परमिशन फाइल करना पड़ेगा, परमिशन एप्लीकेशन, कि मैं इसको क्या टर्मिनेट कर सकता हूँ. बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द सिचुएशन, बिकॉज जो डिस्प्यूट्स पेंडिंग होते हैं वो जनरल डिमांड वाले मैटर्स होते हैं, और जनरल डिमांड वाले मैटर से रिलेटेड कभी कोई डिस्प्यूट होता नहीं है. तो डिस्प्यूट किस चीज का होता है? मिसकंडक्ट में आपने किसी को निकाला या आपने किसी को टर्मिनेट किया, इसलिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल ऑफ माय ओन एक्शन, कि मैंने जो काम किया है वो ठीक है कि नहीं. So these kind of approval applications also goes to labor court. अच्छा, conciliation तो कुछ और भी था, but during the pendency of the dispute also labor court के पास power है कि वो mediation center भेज दे कि जाओ settlement करा लो. ऐसे जनरली बहुत होता है, हमने बहुत किया है, मैंने बहुत किया है, because I always believe that a bad settlement is good better than a successful litigation. आप जितना पैसा एक लिटिगेशन में वेस्ट करते हो या बहा देते हो, उससे पैसा, थोड़ा पैसा देकर अगर सेटलमेंट ले लेते हो तो आपकी एनर्जी बचती है, आपकी कंपनी का फाइनेंसेस बचता है. क्योंकि आई हैव सीन मैनेजमेंट मुझ की लड़ाई हो जाती है, वो फिर लेबर कोर्ट नहीं, लेबर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आप लड़ते रहते हैं. सो आई ऑलवेज बिलीव अ बैड सेटलमेंट इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लिटिगेशन. एक आईटी कंपनी थी, जो क्लाइंट था मेरा, एक आईटी कंपनी था, वहां पे एचआर और लीगल की बिल्कुल नहीं बनती थी. लीगल कहता था कि इसने मिसकंडक्ट किया है, ये 10 दिन से एब्सेंट है बिना बताए, अनऑथराइज एब्सेंस है, आप इंक्वायरी करके निकालो. एचआर कहता था नहीं हमारी पॉलिसी है, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग एंड देन उसके बाद टर्मिनेशन.
लीगल कहता था कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप वर्कमैन को बिना इंक्वायरी के नहीं निकाल सकते हैं। एचआर कहता था नहीं, हमारी तो पॉलिसी ही नहीं है, फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग निकालो, निकाल दिया, कोर्ट पहुंच गए एम्प्लॉय, and that employee was so well educated. वो उसने ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ दैट डिस्प्यूट उसने लॉ करी, अब वो खुद अपना केस लड़ता है। उसको मैं सेटलमेंट कराने लेके गई, मैंने कहा कोर्ट में, मैंने खुद बोला, मैं कहा आप इसे मीडिएशन सेंटर भेज दीजिए। एंड आई टेल यू द डिमांड वाज नॉट वेरी हाई। नौकरी हम नहीं देंगे ये हमने मना कर दिया कि आपने पहले ही, आपकी और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप खराब हो गई, आपने जहाँ डिस्प्यूट किया वहाँ रिलेशनशिप खराब हो गई, आप आओगे फिर कोई प्रॉब्लम होगी, आप कॉम्पनसेशन ले लो। उसने कॉम्पनसेशन जितनी मांगी थी, इट वाज रीजनेबल एंड रैशनल, but the management did not agree to it, and the case went on and went on for another 5 years in the labor court, and then it is pending before the high court right now, क्योंकि हाई कोर्ट में रूल में चला गया एक वाली मैटर, ठंडे बस्ते में चला गया, फिर नहीं उठ के आता है। सो इसलिए लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट ऑल्सो सेंड्स इट फॉर मीडिएशन, इट हैज द पावर, एंड सेटलमेंट हो जाती है तो इवन द जज इज वेरी हैप्पी। अभी गीता मित्तल जी का भी एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने अभी 2 दिन पहले, where she said that कि mediation center is a very effective mechanism because that reduces the animosity and the anger between the parties. जब शुरू में वो लोग कोर्ट आते हैं तो एकदम गुस्से में, एकदम उत्तेजित आते हैं, बट once they go through the mediation, once they go through the talks, they really tone down, they calm down, their whole composure or their whole the whole personality before the court changes. So mediation is really effective if it is done properly. So that's the labor court second schedule, कुछ matters जाते हैं and matters चलते हैं. Industrial tribunal same similarly गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, 1 कर सकती है, 2 कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली में 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल बोथ आर सेम, उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट, एंड इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज नॉट अ प्रॉपर जुडिशियल बॉडी। क्यों? क्योंकि वहाँ रिटायर्ड जजेस आते हैं, it hasn't come under the purview of the high court. दिल्ली के जितने लेबर कोर्ट्स इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हैं वो प्रॉपर जुडिशियल बॉडीज हैं, वो आते हैं। तो आप दिल्ली में अगर लेबर कोर्ट में खड़े होकर किसी जज को ऊंची आवाज में बोलते हो तो कंटेम्प्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स पावर लेबर कोर्ट को नहीं है, जाना तो उसको हाई कोर्ट ही पड़ेगा, बट सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। और ये मेरे साथ हुआ है, वो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रही थी केस कि प्रिलिमिनरी इशू बनाने वाला, उन्होंने मुझे बोला था मैं आप पे कंटेम्प्ट करूंगा। मैं कहा सर आप खुशी से कीजिए कंटेम्प्ट, और प्लीज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप कीजिए कंटेम्प्ट। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी फेस व्हेन वी हैव रिटायर्ड जजेस, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द जुडिशियल साइड बट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। किसी एडमिनिस्ट्रेशन में है, लॉ डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहां से रिटायर हो गए, पहुंच लगा के बैठ गए आकर, उनको कुछ नहीं पता क्या प्रोसीजर है, क्या होना चाहिए, प्रिलिमिनरी इशू, ये इशू कुछ नहीं, बस उनको ये पता है आईडी एक्ट आता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आता है और मैं कंटेम्प्ट करूंगा। सो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इसका डिफरेंस क्या है लेबर कोर्ट से? द मैटर्स विच आर रेफर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ इन द आईडी एक्ट, दैट इज गॉन टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। सो जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन है, मैटर्स हैं, वो लेबर कोर्ट में नहीं जाएगा, और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन ज्यादा होता है, इट्स अ वाइडर जुरिस्डिक्शन। एंड व्हाट आर द मैटर्स which goes to industrial tribunals? वेजेस ठीक दे रहे हो कि नहीं। एक मैटर था होटल डिप्लोमेट का वेज का था, उनके सारे यूनियन ने फाइल किया हुआ था
कि हमको जो वेज मिलता है वो बाकी होटल से कम मिलता है, जबकि हम काम वही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेज स्ट्रक्चर्स बाकी होटल्स की तरफ से कम है. And then the court has the power to call for other hotels' wage record. It sent notices to Ashoka Hotel, it sent notices to Samrat Hotel, and थोड़े नीचे के थोड़े ऊपर के 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स को नोटिसेस गए. उन्होंने आके अपने रिप्लाईज फाइल किए, वे स्ट्रक्चर फाइल किया. पर प्रॉब्लम यहाँ क्या हुआ कि होटल डिप्लोमेट का अगर डेजिग्नेशन मैनेजर है वो कुछ और काम कर रहा है, लेकिन अशोका होटल का डेजिग्नेशन जो मैनेजर है वो कुछ और काम कर रहा है. सो द केस इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल पेंडिंग. 20 साल हो गए, उस केस का अभी तक कुछ नहीं आया है डिसीजन. आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स सिमिलरली, जैसे वेजेस का मैंने एग्जांपल दिया, होटल डेवलपमेंट का घंटों का, हम 6 घंटा काम करते हैं, हमें सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं, और वो वही काम 4 घंटा कर रहे हैं, उनको 800 रुपये मिल रहा है. क्यों? करो एडजुडिकेट. These kind of classification of grades. Classification of grades क्या हुआ? पीएन, पीएन से ऊपर क्लार्क, क्लार्क से ऊपर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ये सब. इंडस्ट्री वाइज, इंडस्ट्री के हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन सही है कि नहीं. ये बेसिकली पीएसयूज के ज़्यादा केसेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतने केसेस, ये वाले केसेस नहीं होते हैं. बट बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, शिफ्ट, रिट्रेंचमेंट, अगर आपने मास स्केल रिट्रेंचमेंट कर दिया है तो वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाएगा. इफ इट इज़ नॉट टर्मिनेशन पर से, क्लोजर किया आपने, मास स्केल पे क्लोजर कर दिया आपने, वो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. सिमिलरली अप्रूवल एप्लीकेशन. तो ये जो डिस्प्यूट आपके पास पेंडिंग हो गए, वेज के, रिट्रेंचमेंट के, क्लासिफिकेशन ग्रेड्स के, या फिर क्या कहते हैं इसको, लीव्स के, इनसे रिलेटेड कोई वर्कमैन को अगर आपने निकाल दिया तो आप अप्रूवल एप्लीकेशन लेबर कोर्ट में नहीं लगाओगे, आप अप्रूवल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में लगाओगे. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि जहां जो डिस्प्यूट पेंडिंग होता है, अप्रूवल एप्लीकेशन वहां लगता है. आपका अप्रूवल एप्लीकेशन अलाउ होगा तभी आपकी टर्मिनेशन अप्रोप्रिएट मानी जाएगी. अगर कोर्ट ने अप्रूवल देने से मना कर दिया तो, कोर्ट ने अप्रूवल देने से अगर मना कर दिया तो बंदा वहीं का वहीं रीइंस्टेट होता है जहां वो पहले था. सो अप्रूवल एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं एडजुडिकेशन प्रोसेस में मैं अप्रूवल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्कस नहीं कर सकती, उसके लिए भी अलग सेशन चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, अप्रूवल एप्लीकेशन क्या है, और उन दोनों उनका कैसे होता है, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड. बट इतना अभी ये बता सकती हूँ कि दैट अप्रूवल एप्लीकेशन ऑल्सो कम्स अंडर द एडजुडिकेशन. द कोर्ट हैज पावर to go into the legality and illegality of the termination order, even if terms of reference में नहीं आया है. And then the industrial dispute also, industrial tribunal also has the power to send it to mediation कि आप settle करा ले. Third authority is national tribunal. ये तब फ्रेम किया जाता है जब आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बड़ा नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस का हो, national level importance ka. And I have been fortunate enough to appear in industrial tribunal in a dispute which was of national level importance. उसमें 2 लोग बैठते हैं, 2 जजेस होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, और एक फंक्शनिंग होता है, 2 जजेस होते हैं. मुंबई में था एंड वो केस था, उस केस का नंबर आज तक मुझे याद है, उस केस का नंबर था NTB 1 of 1990, और ये केस था इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया वर्कर्स का अगेंस्ट देयर मैनेजमेंट ऑन वेरियस इश्यूज, वेज, लीव, ग्रेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स, जैसे मैंने कहा ग्रेड्स, एंड वेदर दे विल बी कंसिडर्ड एज वर्कमैन और नॉट. पायलट, will they be considered as workmen, aircraft maintenance engineers, technicians, all grades, all level of
कि जेट एयरवेज में इतना पैसा मिल रहा है, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस में इतना पैसा मिल रहा है। एंड इट वाज नॉट ओनली जेट एयरवेज किंगफिशर में डिफरेंस, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया के डिफरेंस था। जो काम पायलट, जितना पायलट एयर इंडिया को मिल रहा है उससे कम इंडियन एयरलाइंस को मिल रहा है, वो डिफरेंस था। एंड ये नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस इसलिए था कि अगर एक स्केल और वेट स्केल फिक्स हो जाता है पायलट्स के लिए, तो वुड हैव अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड, जेट को, किंगफिशर को, डेक्कन को, सबको लग जाता है। इसलिए इसको नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में किया गया। एंड उसमें ये था कि सिंस दीज आर गवर्नमेंट पीएसयूज, एयर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक था, इंडियन एयरलाइंस में भी, तो इनके अपने अपने अवार्ड थे, शास्त्री अवार्ड और ये अवार्ड। उसमें लिखा गया था कि किस तरह से ग्रेड्स डिसाइड होंगे, किस तरह से वेजेस डिसाइड होंगे। पर इट वाज all challenged by the workers before the National Industrial Tribunal, and it went on and on. And it was lastly decided pilots are workmen, aircraft maintenance engineers are workmen, technicians are workmen, irrespective of the fact that that technician had junior technicians under him, irrespective of the fact that aircraft maintenance engineer had engineers under him, because that was not only one criteria to look whether they will be workmen or not. And पैसा उस लेवल तक वेज डिसाइड होने लगा कि फाइनली इट वाज टेकन अ टोल दैट एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जब मर्ज हुए हैं तब भी, सिंस एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस दोनों मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने काफ़ी साल उन लोगों के साथ काम किया है। सो उनकी जो ग्रेड्स मर्ज हुई है ना, जो इंडियन एयरलाइंस में वाज एट दिस लेवल, जब एयर इंडिया में गया वो नीचे आ गया। So that is the national level importance of that case was. So coming to the nature of disputes, we just discussed what is the nature of disputes. Coming to the nature of disputes, लेबर कोर्ट और उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं। सेक्शन 1033 में परमिशन लिया जाता है या अप्रूवल लिया जाता है। अगर आपने परमिशन अप्रूवल नहीं लिया तो एक कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन है वर्कर के पास, वो सेक्शन 33A में करता है। और अगर आपने किसी एम्प्लॉय को पैसे नहीं दिए हैं तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो सेक्शन 33C में फाइल कर सकता है। प्रोसीजर क्या फॉलो होता है लेबर कोर्ट में? नोटिस भेजा जाता है अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। वर्कमैन फिर क्लेम फाइल करता है, फिर मैनेजमेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है सारी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के साथ कि वो वर्कमैन नहीं है, या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन की मैंने इंक्वायरी करी है, पहले इंक्वायरी का इशू डिसाइड होना चाहिए। अगर आपने ये ऑब्जेक्शन नहीं लिए तो देयर आर जजमेंट विच सेज दैट कि यू कैन नॉट टेक दिस ऑब्जेक्शंस लेटर ऑन। इफ यू आर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट इट हैज टू बी इन वन गो, वरना आप अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट फाइल करोगे, हाई कोर्ट जाओगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच आई हैव डन। देन एविडेंस होता है, आप एफिडेविट फाइल करते हो, गवाह लाते हो, आप खुद गवाह होते हो या अपनी तरफ से गवाह भी ला सकते हो, मैनेजमेंट की तरफ से गवाह आते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर अवार्ड आता है। फिर अवार्ड आता है, जब तक वो पब्लिश नहीं होता वो इफेक्टिव नहीं होता, और उससे पहले आप अगर कुछ चेंज कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। ये प्रोसीजर मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया या डिस्कस किया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अवार्ड या ऑर्डर होता है लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का, इसका अपील नहीं है। अपील नहीं है का मतलब आप रिट फाइल कर सकते हो बट अपील नहीं है। अपील में क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर एक पेपर या एक पॉइंट छूट गया है नीचे कोर्ट में तो आप अपर वाले कोर्ट में वो पॉइंट ले सकते हो, बट ये काम लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता है। आपको सारा कंसोलिडेट मटेरियल लेबर कोर्ट के सामने रखना होगा, वरना इसका अवार्ड सीधा हाई कोर्ट में चैलेंज होता है रिट पिटिशन में, और रिट पिटिशन में कुछ भी नया आप नहीं ऐड कर सकते हो। So when the case is made before labor court, it has to be a full proof case. Thus, it is very important
to build the case at the inception itself. So adjudication powers बहुत है लेबर कोर्ट को नए राइट्स बनाने का, नए प्रिविलेजेस बनाने का, and they can go beyond the terms of reference also, but they have to answer the terms of reference. So that part one ends with that. So do we have any questions, Rishabh, on that, or should I continue with domestic inquiry? Questions कुछ नहीं है. We can continue. Okay. Thank you. So part two, domestic inquiry. As I said, दोनों interrelated है. आप बिना वर्कमैन को बिना डोमेस्टिक इंक्वायरी के नहीं निकाल सकते हो. उसने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है तो आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी आईडी एक्ट में अंदर नहीं दिया हुआ है. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर डज टॉक अबाउट मिसकंडक्ट एंड इंक्वायरी, बट नॉट इन दैट डिटेल which has developed in the judicial precedents or internal policies. एम्प्लॉय हैंडबुक होता है कई, उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होता है कई कंपनीज में, रिटन प्रोसीजर्स होते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर एक मिसकंडक्ट कमिट किया किसी एम्प्लॉय ने. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट सम कंपनीज डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये पता करने के लिए कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है कि नहीं, उसमें कितना सत्यता है, कितना ग्रेव है, इतनी भी ग्रेव है कि दैट वी शुड बी टेकिंग एक्शन, नॉट जस्ट लेट इट गो. एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. सस्पेंशन, तो अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हो और आपको लगता है तो आइदर आप सस्पेंड कर सकते हो एम्प्लॉय को उसी टाइम, या आप चार्जशीट दे सकते हो और चार्जशीट के साथ सस्पेंड कर सकते हो. So preliminary inquiry is required only when the charges are very grave. अगर कोई एब्सेंट है, अनऑथराइज एब्सेंस है, उसकी जरूरत नहीं है. लीव लिया 10 दिन का और 5 दिन और नहीं आया, उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है. आप सीधा चार्जशीट इशू कर दो और उसको सस्पेंड कर दो. उसके बाद फॉलो चार्जशीट इशू करने के बाद यू गिव अ सर्टेन टाइम पीरियड टू द एम्प्लॉय टू रिप्लाई टू द चार्जशीट. ये बहुत जरूरी है. अगर आपने उसको 24 घंटे का टाइम दिया तो देयर आर जजमेंट व्हिच सेज दैट कि 24 घंटे में बंदा चार्जेस पढ़ के आपको रिप्लाई कैसे करेगा. आपको पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा. चिट्ठी आजकल हो गया है ना ईमेल का जमाना, तब भी अब मैं काम कर रही हूँ, मैं छुट्टी पे ही हूँ या मैं बीमार हूँ. अगर आपने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है, मुझे ईमेल मिला है लेकिन मैंने नहीं देखा, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था, मैंने ईमेल देखा ही नहीं, हाउ एम आई गोइंग टू रिप्लाई. एंड but in one of the cases with of my client, it was a hospitality client only. उसमें the charge sheet was vitiated, inquiry was vitiated because 24 घंटे का client टाइम दिया था. We kept on saying हाथ से पकड़ाया है चार्ज शीट, so what, हाथ से पकड़ाया है तो क्या हो गया. डू यू थिंक वो वर्कर जो है, स्टूअर्ड है, उसको इतनी इंग्लिश आती है कि आपके चार्जेस भी पढ़ लेगा, सर्विस रूल भी पढ़ लेगा और 24 घंटे में आपको रिप्लाई बना के भी दे देगा. वो किसी से पूछेगा नहीं, कहीं हेल्प नहीं लेगा. सबसे तो कई जजेस तो इमोशनल कंटेंट ले लेते हैं कि वो तो ऑलरेडी शॉक में होगा ना, तो कैसे करेगा रिएक्ट, कैसे देगा आपको जवाब. So the time limit for giving to the employee for sufficient time limit, there has to be a sufficient time limit. Otherwise, your charge sheet or your inquiry can be vitiated on that ground. तो आपके पास रिप्लाई आ गया, बट आपको रिप्लाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, जायज़ नहीं है, मतलब पढ़ के लग ही नहीं रहा कि ये रिप्लाई, इसमें कोई है बात. तो आप क्या करेंगे? You will just not terminate. No. Hire and fire rule is not applicable in India. You have to appoint an inquiry officer who will inquire into the charges. जो भी मिसकंडक्ट किया है, जो भी आपने चार्जेस लगाए हैं चार्ज शीट में, आपकी चार्ज शीट भी इतनी वेल ड्राफ्टेड होने चाहिए कि चार्जेस उसको समझ में आए, उसने क्या क्या वायलेशन किया है, क्या मिसकंडक्ट किया है, वो समझ में आए. अगर वो नहीं है तो उस बेसिस पे भी हो सकता है कि आपने हटा दिया, अब वो आपकी इंक्वायरी विशिएट हो गई, आपके चार्जेस ही समझ नहीं आए बंदे को, तो वो जवाब क्या देगा.
So the charge sheet also has to be drafted in a very, very meticulous manner. आप इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हो, फिर आप एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हो जो मैनेजमेंट का केस प्रेजेंट करेगी टू द इंक्वायरी ऑफिसर व्हेन द डोमेस्टिक इंक्वायरी विल स्टार्ट. इंक्वायरी ऑफिसर कैसा होना चाहिए? बायस नहीं होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए और कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. कि अगर मैं एचआर में काम कर रही हूँ तो मेरा एचआर हेड शुड नॉट बी द इंक्वायरी ऑफिसर. आई मे हैव अ बैड रिलेशन ऑल्सो, वो तो पहले से ही बायस्ड हो जाएगा. सो अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, माई आईटी हेड कैन नॉट बी द इंक्वायरी ऑफिसर. सो ही हैज टू बी अनकनेक्टेड, अनबायस्ड, इम्पार्शियल. तो कौन हो सकता है? योर एचआर हेड फॉर आईटी ऑफिसर, आईटी एम्प्लॉई. सेल्स के लिए भी एचआर हो सकता है या आईटी हो सकता है. एनीबडी हु इज अनकनेक्टेड टू द एम्प्लॉई इन एनी मैनर, whose biasness cannot be proved or who cannot be pinpointed for biasness. But there cannot be any allegations कि ये bias था, ये partial था. Such kind of a person should be appointed as an inquiry officer. Lawyer भी रख सकते हो आप. मुझे आप इंक्वायरी ऑफिसर कर सकते हो क्योंकि आपको मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते. बट आप अपने लॉयर को मत इंक्वायरी ऑफिसर रखना. करते हैं. मैं जिस कंपनी में पहले काम करती थी, पसीन एंड पसीन एसोसिएट्स, वहां मैंने इतने केसेस किए हैं ललित होटल के, जहां पे उन्होंने अपने ही लीगल एडवाइजर्स को इंक्वायरी ऑफिसर रख लिया है. उत्तम चंद भाटिया करके एक वर्कर था, मतलब इतनी फर्जी इंक्वायरी थी. एंड दैट मैन फॉट टिल हाई कोर्ट एंड ही वन. He's got reinstatement. He is back in the hotel after 15-20 years. But that inquiry was done by the legal advisor, labor law advisor of the company, and they kept our मतलब apparent था, bias was apparent. कुछ उसके केस था कि मॉलेस्टेशन का, उसमें मॉलेस्टेशन का केस था कि आपने गेस्ट को मॉलेस्ट किया. लॉग बुक में उस वर्कर की एंट्री गेस्ट के एग्जिट के बाद थी. उसने कहा कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था एंड वर्कर का ये कंटेंशन वाज कॉरोबोरेटेड बाय 2 more वर्कर्स. उस वर्कर ने जब उस कमरे में रूम सर्विस देने गया, उससे पहले 2 और एम्प्लॉय, वन ऑफ देम वाज इंटर्न, वो गए थे. उनको कुछ नहीं किया, ना चार्जशीट किया, ना सस्पेंड किया, कुछ नहीं किया, उनको बस छोड़ दिया. उसके बाद वो जो गेस्ट थी जिसने मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया. ना उससे चिट्ठी ली गई, कोई स्टेटमेंट लिया गया. इंक्वायरी में तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ गेस्ट टू आस्क देम टू कम इनटू एन इंक्वायरी, बट आप एक स्टेटमेंट तो लिख के रखते. ना उससे स्टेटमेंट लिख के रखा गया. डेस्पाइट ऑफ ऑल दीज फ्लॉज कि 2 लोग और पहले गए, लॉग बुक रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, पंच शीट, टाइम पंच शीट जो कि उस टाइम पे होता था, और गेस्ट का नो रिकॉर्ड, नो स्टेटमेंट. डेस्पाइट ऑफ ऑल दीज 5 फ्लॉज उसको नॉमिनेट कर दिया गया. इंक्वायरी ऑफिसर ने बहुत लंबी चौड़ी इंक्वायरी की, बहुत लंबी चौड़ी, इतनी मोटी फाइल थी, रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, बट दैट वाज विशिएटेड बाय द लेबर कोर्ट कि आपने इंक्वायरी प्रॉपर नहीं की. वन रीजन, आपने अपने लॉयर से ये इंक्वायरी करवाई. सेकेंड रीजन, there were no material on record, evidence on record. फिर आपको क्या होता है? आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस चार्जेस को बिफोर द कोर्ट प्रूव करो. कहाँ से करेंगे प्रूफ? वो तो था ही नहीं, ना तब था ना अब था. So he was reinstatement with full back wages.
सो आप जो है आप अपने लॉयर से इंक्वायरी नहीं करवा सकते, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल। तो आप जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हो उसके बाद का स्टेप है इंक्वायरी ऑफिसर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को टाइम डेट एंड वेन्यू बताता है। दैट शुड रीच द डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय। सिर्फ पोस्ट कर देने से नहीं होगा, ही शुड बी प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। अगर आपने सस्पेंड किया है तो सस्पेंशन अलाउंस लेने आएगा गेट पर, तब आप उसको बताइए, सिर्फ कर देने से नहीं होगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आप डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को आप असिस्टेंस किस तरह की देना चाहते हो ड्यूरिंग द इंक्वायरी। अगर आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक लॉयर है, लीगली एजुकेटेड है, और आपका जो डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय है जिसके चार्जशीटेड है वो क्लास 4 है, बिल्कुल पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, then it has been decided, it has been held in some of the judgments by Delhi High Court and other High Court that आपको उसको लॉयर की असिस्टेंट देनी चाहिए थी, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो मैनेजमेंट को डिफेंड कर रहा था वो एक लीगली साउंड बंदा था। हाँ, अगर एचआर का बंदा कर रहा है, एचआर एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तब यू आर नॉट सपोज टू गिव हिम लॉयर, बट देन यू हैव टू गिव हिम सम काइंड ऑफ असिस्टेंस। ही कैन आस्क फॉर कि मुझे को एम्प्लॉय दे दो, मुझे मैनेजमेंट का बंदा, मुझे यूनियन का बंदा दे दो। That this provision has to be made in the rules of the company, or at least as per the judgments, as per the settled law, आप को एम्प्लॉय तो दे ही सकते हो, so that he is capable of defending himself. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ एक क्रूसेडर की तरह नहीं खड़े हैं कि इंक्वायरी करने को कहा था मैंने कर दिया। अरे इंक्वायरी करना है पर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आप उसको डिफेंड करने का चांस देंगे। सिर्फ कागज पे लिखने से नहीं होता, जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन ऑल्सो। जैसा मैंने कहा, वर्ड ऑफ कॉशन, चार्जशीट मस्ट क्लियरली डिस्क्राइब द मिसकंडक्ट, charges in violation of the service rule. Charge sheet cannot be vague and incomplete. And it is always advisable to avoid appointment of company lawyer who conducts cases on behalf of the company. उसके बाद इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में आपने इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट, चार्जशीट दे दिया, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर लिया, इंक्वायरी ऑफिसर ने टाइम डेट वेन्यू बता दिया, डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को असिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में आप क्या फॉलो करोगे प्रोसीजर? सबसे पहले डेट पे इंक्वायरी ऑफिसर को चार्जेस एक्सप्लेन करने चाहिए, टेक्निकली चार्जेस, कायदे से टेक्निकली चार्जेस एक्सप्लेन करने चाहिए वर्कर को। उससे ये पूछना चाहिए डू यू एडमिट और डू यू डोंट एडमिट, चार्जेस क्या लगे हैं, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद उस इंक्वायरी ऑफिसर को प्रोसीजर बताना चाहिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। उससे ये पूछना चाहिए कि हिंदी में होना है या इंग्लिश में होना है, और अगर इंक्वायरी ऑफिसर इज इनकेपेबल ऑफ राइटिंग इन हिंदी देन ही शुड हैव अ स्टेनो or somebody who can type it in Hindi, or if it is being written in English then every line has to be explained to the delinquent employee if he has not understood, if he doesn't understand English, and acknowledgement has to be taken on the inquiry proceedings that contents have been read and explained to him verbally in Hindi by the inquiry officer, and the employee should sign on it. These are very small, minute things which is really relevant when you are doing an inquiry. वरना जब चैलेंज होता है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर वो उड़ जाती है, इंक्वायरी विशिएट हो जाती है, आपको दोबारा फिर इंक्वायरी करनी पड़ती है, दोबारा आपको चार्जेस प्रूव करने पड़ते हैं, तब डॉक्यूमेंट है नहीं है, विटनेस है नहीं है, कई बार विटनेस ही नहीं होते हैं। आई हैव डन इट। ताजमहल के केसेस हैं, ताज पैलेस के केसेस हैं, जो हाई कोर्ट से रिमांड बैक होके आया है, वहां ही नहीं, विटनेस ही नहीं है, कई जगह तो डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय खुद नहीं है।
इंक्वायरी ऑफिसर शुड रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स एंड टेक सिग्नेचर एंड एक्नॉलेजमेंट। अगर आप आमने सामने कर रहे हैं, फिजिकल हियरिंग हो रही है, तो आप सिग्नेचर लीजिए हर पेज पे, वरना एक्नॉलेजमेंट लीजिए ओवर द ईमेल दैट यस इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड करेक्टली प्रॉपरली, एंड आप उनको कॉपी सप्लाई कीजिए एवरी ईयर। मैनेजमेंट ने अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया, आप उसकी कॉपी वर्कमैन को देंगे, वर्कमैन ने कोई कॉपी फाइल किया डॉक्यूमेंट की, आप उसकी कॉपी वर्कमैन को देंगे। तो इंक्वायरी ऑफिसर बेसिकली एक्ट्स एज अ जज। जैसे लेबर कोर्ट में एक जज होता है, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर होता है। तो जो प्रोसीजर लेबर कोर्ट में फॉलो होता है, वही प्रोसीजर इंक्वायरी में फॉलो होता है इन अ मोर इनफॉर्मल मैनर। जो लेबर कोर्ट में वर्कमैन को प्रूफ करनी होती हैं पहले चीजें, इंक्वायरी में मैनेजमेंट को पहले प्रूफ करनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट एलिगेशन लगाता है कि ये छुट्टी पे था, तो मैं मैनेजमेंट प्रूफ करेगा छुट्टी पे कैसे था, अनऑथराइज्ड कैसे था, या ट्रांसफर, जब इसने ट्रांसफर लिया तो इसने वहां ज्वाइन ही नहीं किया। स्काई गवर्नमेंट जो केटरिंग सर्विस थी, जो फ्लाइट्स में दे रहे थे, कितने सारे एम्प्लॉयज निकाले इसी केस पे, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का एक रीजन था, यूनियनबाजी कर रहे थे यहाँ पर, सबको उठा के ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली वाले बंदे को मद्रास भेज दिया, हाँ, चेन्नई वाले बंदे को नागपुर भेज दिया। सबने चैलेंज कर दिया कि ट्रांसफर मैलाफाइडी है। बड़ी कोशिश करी दिखाने की कि मैलाफाइडी नहीं है, but there are rules which says, अरे 10 साल से बंदा दिल्ली में काम कर रहा है, why you have transferred him to Chennai? You will show ना कि there was a requirement in Chennai, because वो तो कह रहा है ना कि मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैं तो यूनियनबाजी कर रहा था, क्योंकि मैंने इनको चैलेंज किया, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ केस डाला है, इसलिए इन्होंने उठाकर मुझे ट्रांसफर कर दिया। सो ही इज प्रूविंग हिज पॉइंट, नाउ यू प्रूव योर पॉइंट कि मैंने ट्रांसफर वहां किया बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट। प्रूव ही नहीं कर पाए। सारे ट्रांसफर केसेस वो हुए अगेंस्ट डिसाइड बाय मैनेजमेंट के, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर सबको टर्मिनेट किया गया, सबका अप्रूवल एप्लीकेशन लगा, इंक्वायरी हुई, वहां ट्रांसफर मैलाफाइडी होल्ड किया गया, यहाँ अप्रूवल एप्लीकेशन सारे के सारे डिसमिस हुए, क्योंकि इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय द पर्सन हु वाज वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द लेबर लॉयर्स ऑफ द कंपनी। सारे के सारे रीइंस्टेट हो गया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, कॉम्पनसेशन मिला सबको, बिकॉज पीरियड ऑफ गैप ऑफ द टर्मिनेशन एंड रीइंस्टेटमेंट इज क्वाइट हाई। अब तो कंपनी के पास इतना काम भी नहीं है, सो कंपनी कैन नॉट टेक सच पर्सन्स ऑन रोल। ये करके चलो जी, कॉम्पनसेशन सबको मिला, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 3 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर ऑफ द सर्विस। Ma'am, due to limitation of time, next 5-7 minutes, we have to conclude the presentation part. Yeah, it's being concluded only. Okay. So the principles of natural justice, biasness and partiality, I have explained you, it has to be followed. आप principle of natural justice, biasness, आपको principles of natural justice follow करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप adjournment मांगते हैं, जैसे कोर्ट में मिलता है वैसे मिलता है। और पार्टी शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी एंड डिफेंड, जैसे मैंने कहा कि आपको देना ही पड़ेगा अपॉर्चुनिटी टू दी वर्कमैन टू डिफेंड हिमसेल्फ। आप एक्सपार्टे कर सकते हो, जैसे कोर्ट में एक्सपार्टे होता है, अगर मैनेजमेंट नहीं आता एक्सपार्टे हो जाता है, वैसे इंक्वायरी ऑफिसर भी एक्सपार्टे कर सकता है अगर वर्कमैन नहीं आया तो। उस हिसाब, उसके बाद कंप्लीट हुई इंक्वायरी, आप इंक्वायरी रिपोर्ट देता है इंक्वायरी ऑफिसर, जिसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है रीजन फाइंडिंग के साथ कि मिसकंडक्ट प्रूव हुआ या नहीं। पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में ये लिखा है कि इंक्वायरी आईसी कमेटी जो है वो पनिशमेंट भी रिकमेंड करेगी, बट दैट प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई हियर। डोमेस्टिक इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर सिर्फ ये कहता है मिसकंडक्ट प्रूव हुआ या नहीं। इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉट सजेस्ट एनी पनिशमेंट इन द इंक्वायरी रिपोर्ट। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इट शुड बी सप्लाइड टू द डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय। अगर आपने इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दिया तो देयर इज अ चांस दैट आपके इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स विशिएट हो सकती है इफ इट इज चैलेंज्ड। उसके बाद आप शो कॉज करेंगे। अगर आप उसे टर्मिनेट कर रहे हैं, मेजर पनिशमेंट कोई प्रपोज कर रहे हैं, तो आप उनको शो कॉज करेंगे। बिना शो कॉज के
कई जगह स्पेशली इन PSUs आपकी इंटर्मिनेशन इनवैलिड हो सकती है, और आप जब टर्मिनेशन ऑर्डर देते हैं तो आप उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी साथ में दीजिएगा. सो इट हैज टू बी इन वन ऑर्डर, टर्मिनेशन लेटर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड अप्रूवल एप्लीकेशन. क्यों मैंने इतनी डिटेल में इंक्वायरी बताई? बिकॉज इट हैज रेमिफिकेशंस इन द अप्रूवल पार्ट. इन ID एक्ट में आप अप्रूवल एप्लीकेशन जहां फाइल करेंगे वहां पे आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए. टर्मिनेशन ऑर्डर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और अप्रूवल एप्लीकेशन, दे शुड बी पार्ट ऑफ वन simultaneous act. अगर नहीं हुआ, then again there is a problem of getting the inquiry or the termination order validified. Yeah. So case laws. कैलकाटा हाईकोर्ट में अभी हाल में 2021 में इंक्वायरी विशिएट कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हुआ, नहीं दिया था उसको चांस अपने आप को अच्छे से प्रूव करने, अपने डिफेंड करने के लिए. 2019 में अगेन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशिएट किया नॉन सप्लाई ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स. इसमें चार्जशीट दे दी, बट चार्जशीट के साथ इन्होंने विटनेस कौन कौन होंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा वो नहीं दिया. सो द इंक्वायरी वाज विशिएटेड क्योंकि वर्कमैन कुड नॉट प्रिपेयर फॉर हिज डिफेंस. अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मिल जाए और आपको वो डॉक्यूमेंट जिस पे रिलाई कर रहा है अगर वो आपको नहीं दिया जाए तो क्या आप अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं? The same principle reversed here in domestic inquiry. उसके बाद disciplinary authority, जब आप इंक्वायरी रिपोर्ट देता है तो there is a disciplinary authority who says कि हाँ टर्मिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या हाँ मिसकंडक्ट प्रूव्ड है या नहीं है. That disciplinary authority can disagree with the inquiry officer कि नहीं मिसकंडक्ट प्रूव नहीं होता, there are no sufficient judgment. But then he should give reasons for it. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था यूपी ग्रामीण बैंक में 2010 में कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं मिला, या फिर आपको इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिला, या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, उससे आप ऑटोमेटिकली इंक्वायरी विशिएट नहीं होगी, बट आपको प्रिजुडिस प्रूव करना पड़ेगा. आपको नुकसान क्या हुआ वो प्रूव करना पड़ेगा. जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उसने प्रूव किया कि सप्लाई विटनेसेस नहीं मिला तो मुझे पता ही नहीं चला कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये जो इन्होंने चार्ज लगाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज फोर्ज्ड, वेदर इट इज अ रियल डॉक्यूमेंट, आई कुड नॉट नो. सो द प्रिजुडिस हैज टू बी शोन. सिमिलरली 2019 में उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट अगर मैंने नहीं दी तो दैट डजंट मीन मेरा इंक्वायरी ऑटोमेटिकली विशिएट हो जाएगी, बट आपको प्रिजुडिस प्रूव करना पड़ेगा. यहाँ पे उसको कोई प्रिजुडिस ही नहीं हुआ, इस केस में उसको कोई प्रिजुडिस ही नहीं हुआ, उसको ये सब पता था. इट वाज अ फुल्ली पार्टिसिपेटेड इंक्वायरी और उसे पता था कि विटनेस कौन है, डॉक्यूमेंट क्या है, सबकी कॉपीज उसको दी गई थी. सो सब कुछ उसके सामने था. तो इवन इफ इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिला तो नथिंग, इट इज नॉट दैट कि कुछ मिला नहीं, अंधेरे में उसके साथ कुछ हो गया, ऐसा नहीं था. तो इट वाज हेल्ड दैट कि रियल प्रिजुडिस प्रूव करना पड़ेगा, नुकसान क्या हुआ. डोमेस्टिक इंक्वायरी और एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज में जैसे लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस नहीं अप्लाई होता है. ऑलरेडी डिस्कस दिस कि लेबर कोर्ट की बहुत वास्ट पावर होती है, बट इट इज नॉट अनफिटेड. इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं. अपने जुडिशियल माइंड्स के साथ उसको काम करना चाहिए. ये नहीं कि ऐसा पावर है तो मैंने तो भैया इसको उल्टा कर दिया, उसको पलटा कर दिया. दे जस्ट कांट डू दैट. High Court has said in many cases that you are not the appellate authority, but you are the judicial authorities. You have to give a presence of mind. 1961 में तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडस्ट्रियल कोर्ट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेन डीलिंग विद एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बट इट हैज टू बी डन एज पर द प्रोसीजर. This power is conditioned by the subject matter with which it is dealing and also by the existing industrial law to the matter. So powers बहुत है, but it has to be exercised judicially. Thank you. That's my email ID if anyone want to connect with me. Thank you for wonderful session.
There are Thank a you couple very of much. questions from the audience which I'll ask. Yeah, sure, Yeah, sure. I'm sharing those questions on screen also. So Dinesh Chauhan hai, he's a HR in a company, and they have this dispute that earned leave, earned leave full and final settlement के साथ कंपनी पे नहीं कर रही है, क्योंकि 31 दिसंबर से अर्न लीव, हर 31 दिसंबर को अर्न लीव लैप्स हो जाएगी, ऐसा कंपनी ने अपना एक मेमो बना के सबको दे दिया. बट वो बता रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर अर्न लीव आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा लैप्स नहीं हो सकती है. Can this dispute be taken to labor court? Yes, this dispute can be taken to labor court. Okay. तो इसके लिए पहले वर्कर मतलब what is the process in terms of इसके लिए पहले employee? इस हाँ. हाँ इसके लिए पहले the worker has to come to the management with a demand या legal notice कह लीजिए या demand कह लीजिए. It has to Okay. come, and then conciliation, as I said, they have to go to a labor inspector, and then a dispute will be raised. Okay, understood. I hope this is clear. One more question has come, which is from Jignesh Rawal. वो पूछा है, what is suspension compensation calculation as per the Industrial Dispute Act? It is 50% for 3 months. After 3 months, it is 75% of the Okay. wages. Okay. Yeah, that's it. There are only these two questions. Rest all are just pleasantries. So yeah, thank you so much for your time, Shweta. I would request you to have some concluding remark and a thank you note. I guess I hope. Shweta. हाँ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब there are No, so I many don't. new things. I really don't know, but I'm really thankful for the audience to have such a patient hearing, and I got 2 questions also. Shweta, Yes, thank you. okay. Yes. Thank you so much, ma'am. That was a very, very educative and enlightening session. मतलब, in fact, मेरे को भी काफी अच्छा लगा. Like, and the way you conducted it, जैसे आप real life experiences के साथ relate करके अपने past trial court के experience के साथ relate करके बता रहे थे, it was very, very enriching. मतलब, for people to understand Hopefully, कि I कैसे. also hope so. No, thank you so much. Thank you so much for coming on board and agreeing to doing this. And thank you, No, sir. I'll be always happy to be on board and doing more wherever I am helpful. That's That's wonderful. And सभी ऑडियंस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं एक और LLA के वेबिनार में.